बोर्डे प्लॉट फॉर फाइनाइट पोल्स। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस, यहाँ पर ये टी और यहाँ पर ये पावर में एन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, सबसे पहला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, और ये ट्रांसफ़र फंक्शन फाइनाइट पोल के लिए होता है। दिस इज़ द केस ऑफ फाइनाइट पोल। अगर हमें ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन मिलता है, इसका मतलब सिस्टम में है फाइनाइट पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टी होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको हम लोग शो करते हैं टाउ से। और जो टाइम कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्स होती है टाइम कांस्टेंट की। ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस के जगह पुट कर देंगे जी ओमेगा, यहाँ पर ये टी और यहाँ पर हम लोग पावर में कंसिडर करेंगे एन। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड जी ओमेगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर हम लोग मिल जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे एन। तो यहाँ पर हमें ये टर्म हमें डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म क्यों मिल रहा है, तो अगर हम लोग उसका रीज़न देखें, सबसे पहले इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस जी ओमेगा टी, अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पावर में एन अपीयर कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो हमें एन टाइम्स कंसिडर करना है। उसको मतलब हम लोग फिर से लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी होल टू दी पावर स्क्वायर, और सिमिलरली फिर से लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी होल टू दी पावर स्क्वायर। ऐसा हमें ये कंसिडर करना होगा एन टाइम्स। तो अगर हम लोग ये वाले टर्म को अगर हम लोग एन टाइम्स कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर पावर में हम लोग कंसिडर करेंगे एन। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग डीबी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा जी ओमेगा डीबी 20 लॉग 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये पूरा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी होगा क्या, ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो जब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में चले जाएगा तो उस केस में ये जो एन होगा उसको हम लोग 20 के साथ कंसिडर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 20 एन लॉग। और जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा तो जो डिनोमिनेटर होगा उसके साथ होगी माइनस साइन, तो हमें मिल जाएगा 20 एन लॉग माइनस अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो माइनस साइन होगी उसको अगर हम लोग 20 एन लॉग के साथ कंसिडर करें तो अल्टीमेटली हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा डीबी में, मॉड ऑफ जी ओमेगा यहाँ पर डीबी इज इक्वल टू माइनस 20 एन लॉग अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलेंगे दो हम लोग केसेस कंसिडर कर रहे। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, ये जो ओमेगा टी होगा, फर्स्ट वाले केस में जो ओमेगा टी होगा वो नेग्लिजिबल होगा 1 के कंपैरिजन में, मतलब जो 1 होगा बहुत ज़्यादा होगा ओमेगा टी के कंपैरिजन में। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जो ओमेगा टी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ये जो ओमेगा टी होगा बहुत ज़्यादा होगा 1 के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट केस में हमें क्या कंसिडर करना है, फर्स्ट केस में जो ओमेगा टी होगा वो 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, और सेकंड वाले केस में जो ओमेगा टी होगा 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जो 1 होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो अगर हम लोग केस 1 कंसिडर करें जिसमें जो ओमेगा टी होगा वो 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद दी 1, ओमेगा टी इज़ वेरी लेस देन ओमेगा 1। तो यहाँ पर अगर ओमेगा टी अगर कम होता है 1 के कंपैरिजन में, नेग्लिजिबल होता है, यहाँ पर ये दो लेज़र की साइन अपीयर कर रही है, यहाँ पर लेस देन, तो इसका मतलब जो ओमेगा टी होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ओमेगा टी 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ओमेगा होगा 1 डिवाइडेड बाई टी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पर ये जो 1 डिवाइडेड बाई टी है, ये जो टर्म है वो हम इंडिकेट कर रहा है 1 डिवाइडेड बाई टी। अभी ये 1 डिवाइडेड बाई टी है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो ओमेगा होगा वो बहुत कम होगा 1 डिवाइडेड बाई टी के कंपैरिजन में। सिमिलरली केस 2 में अगर हम लोग ओमेगा 2 को अगर हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हुए चले और 1 अगर नेग्लिजिबल होता है, इफ़ ओमेगा टी इज़ ग्रेटर दैन 1, तो हमें मिल जाएगा जो ओमेगा होगा 1 डिवाइडेड बाई टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा ओमेगा। तो ये अभी 1 डिवाइडेड बाई टी है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो जो सिस्टम होगा वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा, और वो सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वही है 1 डिवाइडेड बाई टी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ओमेगा होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर ये जो 1 डिवाइडेड बाई टी है क्या, ये जो 1 डिवाइडेड बाई टी है वो है ये पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाई टी है उसको हमने यहाँ पर ग्राफ में कंसिडर किया। यहाँ पर जो सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाले सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 1 डिवाइडेड बाई टी, उसको हमने यहाँ पर ग्राफ में कंसिडर किया। ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करेंगी मैग्नीट्यूड, और जो एक्स एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेगी फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा।
तो ये जो सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि है 1/t, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, पॉइंट ए पर हमने कंसिडर किया ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। तभी होगा क्या, यहाँ पर अभी हमें ये देखना है। यहाँ पर अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि केस 1 में अगर ओमेगा टी अगर नेग्लिजिबल होता है 1 के कंपैरिजन में, तो जो ओमेगा होगा वो बहुत बहुत कम होगा 1/t के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है जो कि है 1/t, इसके कंपैरिजन में जितनी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करेगी, LHS में एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ओमेगा टी अगर ज़्यादा होता है 1 के कंपैरिजन में, तो जो ओमेगा होगा वो ज़्यादा होगा 1/t के कंपैरिजन में। मतलब सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करेगी। सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करेगी। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ओमेगा है वो बहुत कम है 1/t के कंपैरिजन में, तो जितनी भी जो कम फ्रीक्वेंसीज़ होगी वो सारी की सारी जो कम फ्रीक्वेंसीज़ होगी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी 1/t के, ये जो पॉइंट ए है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करेगी। वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में कम है। सिमिलरली वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जो सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये पॉइंट ए के राइट हैंड साइड पर लाई करेगी, और पॉइंट ए पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/t। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हमें आउटकम क्या निकल के आएगा उसके बारे में भी यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। अभी हमें ये देखना है कि अगर ओमेगा अगर नेग्लिजिबल होता है 1/t के कंपैरिजन में, तो उस केस में मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ओमेगा अगर ज़्यादा होता है 1/t के कंपैरिजन में, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में ज़्यादा है उसके लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में कम है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत नेग्लिजिबल है 1/t के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि जो ओमेगा टी होगा वो नेग्लिजिबल होगा 1 के कंपैरिजन में। मतलब ये जो ओमेगा टी है वो नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नेग्लिजिबल मतलब एक बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर उसको हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं करोड़ रुपए, अगर उसमें से अगर हम लोग 1 रुपया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है करोड़ रुपए में, या फिर अगर हम लोग 1 रुपया अगर ऐड कर दें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा वो करोड़ रुपए में। तो जो वो 1 रुपया होगा वो नेग्लिजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कंडीशन एप्लीकेबल है कि जो ओमेगा टी होगी वो नेग्लिजिबल होगी 1 के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग ओमेगा टी को हटा दें तो ये रिलेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा वो मिलेगा मॉड ऑफ GH ओमेगा, और यहाँ पर DB, और यहाँ पर हमें मिलेगा -20n log अंडर रूट पर यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अंडर रूट अगर हम लोग 1 कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ GH ओमेगा DB -20n log, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो जो log ऑफ 1 होगा वो होगा 0, वैल्यू ऑफ log ऑफ 1 ये बराबर में होगा 0। तो log ऑफ 1 अगर 0 होता है तो जो पूरा का पूरा जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 0, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 0। मॉड ऑफ GH ओमेगा DB इज इक्वल टू 0 dB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है वो 0 dB है, मैग्नीट्यूड 0 dB है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में कम है उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो होगा 0 dB। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है 1/t जो फ्रीक्वेंसी है उसके कंपैरिजन में जितनी भी जो फ्रीक्वेंसी है जो कि LHS में लाई करेंगी जो कि कम होगी 1/t के कंपैरिजन में, तो जो सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी होगी सभी के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है वो है 0, जो कि हमें ये डार्क शेडेड लाइन इंडिकेट कर रही है। जो मैग्नीट्यूड है वो है 0 dB। तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में कम है उसके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो है 0, जिसको हमने ये वाली शेडेड लाइन से शो किया 0 dB। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमें 0 मिल रहा है, ये हमें कौन बोला। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो इक्वेशन जो ऑब्टेन किया था, यहाँ पर हमने जब नेगलेक्ट किया था ओमेगा टी को तो उस केस में हमें मिला था 0 dB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर होगा 0 dB। अभी हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो कि 1/t के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर मैग्नीट्यूड अगर 0 होगा तो जो स्लोप होगा वो भी होगा 0, स्लोप 0 होगा तो फेस एंगल वो भी होगा 0, जो फेस होगा वो भी होगा 0, मैग्नीट्यूड 0 स्लोप 0, हैंस जो फेस होगा वो भी होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने कंसिडर किया केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जो ओमेगा टी होगा वो ज़्यादा होगा 1 के कंपैरिजन में, हैंस जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/t के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो अगर ओमेगा अगर 1 अगर नेग्लिजिबल होता है ओमेगा टी के कंपैरिजन में तो जो 1 होगा इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ
GH/G⍵dB -20 एन लॉग अंडर रूट ओमेगा टी, और यहाँ पर हमें मिलेगा स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा -20 एन लॉग ओमेगा टी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -20 एन लॉग -20 एन लॉग ओमेगा -20 एन लॉग टी, यहाँ पर लॉग ओमेगा फिर उसके बाद लॉग टी, -20 एन लॉग ओमेगा -20 एन लॉग टी। अगर हम लोग स्लोप अगर फाइंड आउट करें तो जो स्लोप हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -20 एन dB पर रेडिकेट। तो ये स्लोप हमें कैसा मिला, स्लोप के लिए अगर हम लोग कंसिडर करें ये रिलेशन, ये अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कंसिडर करें -20 एन लॉग ओमेगा -20 एन लॉग टी, तो यहाँ से ही हमें मिल जाएगा स्लोप। तो अल्टीमेटली हमें जो स्लोप जो मिलेगा वो मिलेगा -20 एन dB पर रेडिकेट, -20 एन डी लॉग ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी लॉग ओमेगा, ये हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्लोप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो स्लोप मिलने वाला है वो मिलेगा -20 एन dB पर रेडिकेट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला जो मैग्नीट्यूड है वो है नॉन ज़ीरो, जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है नॉन ज़ीरो, और हमें जो स्लोप जो मिल रही है वो मिल रही है -20 एन dB पर रेडिकेट। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नॉन ज़ीरो और स्लोप होगी वो होगी -20 एन dB पर रेडिकेट। मतलब जैसे ये 1/T फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में जरा सी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी -20 एन dB पर रेडिकेट, जो कि हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है। जो स्लोप है वो है -20 एन dB पर रेडिकेट, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नॉन ज़ीरो, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा जिसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। जो मैग्नीट्यूड होगा कुछ इतना होगा, ये कर्सर की टिप जिसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1/T फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके लिए जो स्लोप है वो है -20 dB पर रेडिकेट, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी है नॉन ज़ीरो। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब हमें -20 एन dB पर रेडिकेट का स्लोप मिलता है तो उस केस में एंगल कितना होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। उस केस में जो एंगल होता है वो होता है -nπ/2 -90 डिग्री मतलब। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें इनिशियल स्लोप बोल के कोई चीज़ दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पर हमें इनिशियल स्लोप नहीं दिखाई दे रही है। देयर इज़ नो इनिशियल स्लोप, इनिशियल स्लोप नहीं है, इसका मतलब कोई पोल ज़ीरो, कोई ओरिजिन पोल और ओरिजिन ज़ीरो एक्सिस्टेंस में नहीं है। अगर ओरिजिन पोल ओरिजिन ज़ीरो अगर एक्सिस्टेंस में होता तो उस केस में हमें मिलती इनिशियल स्लोप, और अगर ओरिजिन ज़ीरो होता तो उस केस में जो इनिशियल स्लोप होती है वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होती, और ओरिजिन पोल होता तो उस केस में जो इनिशियल स्लोप होती है वो पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होती, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन निकाले हो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1/T फ्रीक्वेंसी से जो पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो है ज़ीरो, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो है नॉन ज़ीरो, और जो स्लोप है वो है -20 एन dB पर रेडिकेट। और यहाँ पर हमने जो फ्रीक्वेंसी जो कंसीडर की ओमेगा = 1/T, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें जो स्लोप होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज हो जाता है। Frequency at which slope changes from one level to another level is called as corner frequency। फ्रीक्वेंसी जिस पर स्लोप चेंज हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें किसके वजह से मिलती है? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है फाइनाइट पोल के वजह से और ज़ीरोज़ के वजह से। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो एरर होता है वो होता है मैक्सिमम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ओरिजिन पोल और ओरिजिन ज़ीरो के वजह से हमें क्या मिलता है? इनिशियल स्लोप मिलता है। फाइनाइट पोल और फाइनाइट ज़ीरो के वजह से क्या मिलता है? आपको मिलता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अगर बाजू वाला आपके गलती से अगर ये पूछ ले अगर ओरिजिन पोल और ओरिजिन ज़ीरो है सिस्टम में तो उसके वजह से हमें क्या मिलता है? इनिशियल स्लोप मिलती है या फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? हमें बोलना होगा इनिशियल स्लोप। ओरिजिन ज़ीरो है तो जो इनिशियल स्लोप होगी वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगी। ओरिजिन पोल है तो जो इनिशियल स्लोप होगी वो होगी पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओरिजिन पोल के लिए इनिशियल स्लोप पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होती है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओरिजिन ज़ीरो के लिए जो इनिशियल स्लोप होती है वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होती है। और अगर फाइनाइट पोल और फाइनाइट ज़ीरो अगर सिस्टम में अगर एंटर कर रहा है, फाइनाइट पोल और फाइनाइट ज़ीरो अगर सिस्टम में है, मतलब नॉन ओरिजिन पोल और नॉन ओरिजिन ज़ीरो, फाइनाइट पोल और फाइनाइट ज़ीरो है, इसका मतलब हमें मिलेंगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है वो एसोसिएटेड होती है फाइनाइट पोल के साथ और फाइनाइट ज़ीरो के साथ, और जो इनिशियल स्लोप होता है वो एसोसिएटेड होता है ओरिजिन पोल के साथ और ओरिजिन ज़ीरो के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो प्लॉट है ये हमें कुछ इस तरीके से प्लॉट मिला। तो ये जो प्लॉट हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, ये जो सेम प्लॉट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, जो प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया है, ये जो प्लॉट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसिम्प्टोटिक प्लॉट या फिर बोल सकते हैं आइडियल प्लॉट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था
तो जो बोडे प्लॉट होता है वो हमें आइडियल अप्रॉक्सीमेशन देता है मैग्नीट्यूड का, किसके मैग्नीट्यूड का। और यहाँ पर ये कौन सा प्लॉट है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है या फेस प्लॉट है, ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो बोडे प्लॉट होता है वो हमें आइडियल अप्रॉक्सीमेशन देता है किसका, मैग्नीट्यूड का, किसके मैग्नीट्यूड का, सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो प्लॉट है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे आइडियल प्लॉट या फिर बोल सकते हैं एसिम्प्टोटिक प्लॉट। और यहाँ पर आपको ये जो कर्व जैसी जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग कौन सा प्लॉट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्लॉट। और ये जो एक्चुअल प्लॉट होता है ये हमें ट्रांसफ़र फंक्शन से मिलता है, जो एक्चुअल प्लॉट होता है वो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन से ही मिलता है। और यहाँ पर ये जो आइडियल प्लॉट है या फिर बोल सकते हैं जो एसिम्प्टोटिक प्लॉट है इसको हमने एजम्पशन से ड्रॉ किया, हमने ये दोनों केसेस कंसिडर किया था और हमें यहाँ पर ये प्लॉट मिला। तो यहाँ पर ये जो आइडियल प्लॉट, ये वाला जो प्लॉट है वो आइडियल प्लॉट या एक्चुअल प्लॉट। तो ये जो आइडियल प्लॉट और जो एक्चुअल प्लॉट दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एरर। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो एरर होता है वो होता है मैक्सिमम, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।